जॉब्स इनसाइडर आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब्स इनसाइडर पर। दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इस आयोग के द्वारा ली जाने वाली समस्त एग्ज़ाम्स, इनके एग्ज़ाम पैटर्न और बाकी जो योग्यताएं वगैरह हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार चीज़ें और जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो एमपीपीएससी क्या है, एमपीपीएससी कितने तरह के एग्ज़ाम्स लेता है, किस प्रकार के पदों पर भर्ती यहां पर एमपीपीएससी द्वारा की जाती है, योग्यता और उम्र सीमा क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और अंतिम चयन सूची कैसे बनती है, इन सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे और इन सभी प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, एमपीपीएससी के बारे में अक्सर आप कहते हैं कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप एमपीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप इन अशुद्धियों को ठीक करें। आप यह बोलिए कि मैं राज्य सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूं या मैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूं, तो वह बात काफ़ी तब तक सही होगी। एमपीपीएससी कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों। एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स लेने वाले एक बॉडी हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यह काम करता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एमपीपीएससी क्या है। एमपीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाली संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख है। संविधान में राज्य के लिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी और संघ के लिए यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी का उल्लेख है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति का कार्य करती हैं। इनके अलावा जो अन्य अधिकारी या कर्मचारी होते हैं जो राजपत्रित श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी नियुक्ति का कार्य मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसबी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एमपीपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष अनेकों एग्ज़ाम्स का आयोजन किया जाता है, जिनके बारे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एमपीपीएससी कौन सी एग्ज़ाम लेता है, चलिए जान लेते हैं। एमपीपीएससी द्वारा स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स लिया जाता है, जो सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम है, जिसके लिए काफ़ी लोग तैयारी करते हैं और इसी एग्ज़ाम से डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जैसी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में ही मैनुअली हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी द्वारा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम्स लिया जाता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, डेंटल सर्जन एग्ज़ाम, वेटनरी सर्जन एग्ज़ाम, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर्जन एग्ज़ाम, रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम लेता है यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं उनके लिए। उसके अलावा दोस्तों स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेट का एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वह लिया जाता है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट टेस्ट भी एमपीपीएससी के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। वहीं दोस्तों एमपीपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी की बात की जाए कि कौन कौन से अधिकारी की नियुक्ति मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है, तो दोस्तों एमपीपीएससी द्वारा डिप्टी कलेक्टर जो कि काफ़ी हाईएस्ट पोस्ट होती है दोस्तों और जो एमपीपीएससी की सबसे बेस्ट पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर यानी सीएमओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड वे जो कि वेरियस डिपार्टमेंट लिखा है दोस्तों, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर चाहे आप वित्त विभाग में मान लीजिए, महिला और बाल विकास विभाग में मान लीजिए, इस तरह से यहाँ पर सहायक जो है नियुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी यहाँ पर एमपीपीएससी द्वारा की जाती है। वहीं असिस्टेंट लेबर कमीशन यानी कि एएलसी, उसके बाद नायब तहसीलदार की नियुक्ति एमपीपीएससी द्वारा होती है। वहीं कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सीटीओ की नियुक्ति होती है एमपीपीएससी द्वारा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं एमपीपीएससी के बारे में योग्यताएं। यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः हम मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, जो एमपीपीएससी का सबसे हाईएस्ट और बेस्ट एग्ज़ाम है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि सभी एग्ज़ाम्स का एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो होती हैं उनका सभी का पैटर्न यहाँ पर लगभग है। एमपीपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की योग्यताओं के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एजुकेशन देखा जाए तो कम से कम स्नातक
यहाँ पर मांगा जाता है, यानी कि या तो आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एज क्राइटेरिया देखा जाए तो कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिकतम आप 40 वर्ष तक यहाँ पर MPPSC की एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर OBC, SC, ST और EWS आवेदकों को, साथ ही एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दी जाती है, जो कि काफ़ी अलग अलग देखने को मिलती है, जो कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों हाइट की बात की जाए तो 168 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट की और 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, सिर्फ वर्दीधारी पोस्ट के लिए, यानी कि जो DSP होते हैं। उनके अलावा यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया नहीं रहता है। दोस्तों अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए कि किस तरह के एग्ज़ाम्स पैटर्न यहाँ पर MPPSC फॉलो करता है, तो दोस्तों MPPSC में प्रारंभिक परीक्षा जो कि यहाँ पर OMR शीट बेस्ड होती है और 400 अंकों का पेपर यहाँ पर होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यह एग्ज़ाम्स होती हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने मुख्य परीक्षा की चुनौती रहती है, जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स मध्य प्रदेश में यहाँ पर 1400 अंक की रहती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। साक्षात्कार यहाँ पर 175 यानी 175 अंक का होता है और अंतिम रूप से इन दोनों का ही महत्व है यहाँ पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का। उसके बाद दोस्तों बात की जाए यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की, इसके पैटर्न के बारे में, तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में GS पेपर 1 और GS पेपर 2 मिलाकर 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों दोनों पेपर में यहाँ पर 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनका यहाँ पर 200 मार्क के होते हैं, यानी कि GS पेपर 1 और GS पेपर 2 में 100 प्रश्न होते हैं और जो 200 नंबर के होते हैं, और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर सिविल सर्विस में बात की जाए GS पेपर 1 की, तो यह स्कोरिंग होता है, बल्कि GS पेपर 2 जिसे CSET कहते हैं, यह यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में यहाँ पर दोनों ही पेपर स्कोरिंग होते हैं। दोस्तों अगर मुख्य परीक्षा की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर GS के यहाँ पर 4 पेपर होते हैं, 5वां हिंदी का और 6ठा पेपर यहाँ पर निबंध लेखन का होता है। दोस्तों GS के 4 पेपर और हिंदी के पेपर का समय यहाँ पर 3 घंटे होता है। पेपर 1 में यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछी जाती है आपसे, पेपर 2 में यहाँ पर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पूछी जाती हैं, पेपर 3 में यहाँ पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तीनों पेपर ये यहाँ पर 300 नंबर के होते हैं और यहाँ पर समय भी प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का मिलता है। वहीं चौथे पेपर की बात की जाए दोस्तों, तो यह इथिक्स का रहता है, जिसमें कि आपको सेवा में रहते हुए किस तरह से काम करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला पेपर जो होता है हिंदी का होता है, जिसमें सामान्य व्याकरण और प्रारूप एवं पत्र लेखन आदि चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। तो दोस्तों हिंदी का पेपर भी यहाँ पर 200 नंबर का रहता है और 3 घंटे समय मिलता है। उसके बाद परीक्षा के अंतिम दिन में यहाँ पर निबंध लेखन का प्रश्न पत्र होता है, जो कि आप सिर्फ हिंदी में भाषा में ही लिख सकते हैं, चाहे आपका माध्यम इंग्लिश हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय मिलता है और यह प्रश्न पत्र यहाँ पर 100 नंबर का रहता है। उसके बाद दोस्तों अंतिम चयन सूची की बात की जाए यहाँ पर, तो इसके लिए आपको मुख्य परीक्षा और जो हमारी यहाँ पर साक्षात्कार आयोजन होता है, उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर अंतिम चयन सूची बनाई जाती है। तो दोस्तों यह थी MPPSC एग्ज़ाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी देखकर दोस्तों आपको यह चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम कराई जाती है और किस तरह से यहाँ पर चयन सूची तैयार की जाती है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, दोस्तों तक इन चीज़ों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अधिक से अधिक कार्य करने के लिए। धन्यवाद।